मोटर जरी तेज चलायो साहब जी, कहीं वो राक्षस मेरी लुगाई की इज्जत लूट कर इसकी हत्या न कर दे। मैंने आगे झुककर दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राधा ने मुझे बताया था कि वो 3 दिन से तुम्हारे कॉटेज में है। तुमने पहली पुलिस को इसके बारे में इतला क्यों नहीं दी? दुर्योधन ने कंधे से मेरा हाथ हटाते हुए कहा, इसने मेरी लुगाई को वो बना लिया है। क्या कहत है? हाँ यार गमाल, मैं बाहर निकलूं हूँ तो कहत है किसी को बताया तो मेरी लुगाई की हत्या कर देगा और इससे पहले इसके साथ वो करेगा। बलात्कार। राम राम। आज तुमने कैसी हिम्मत कर ली? दुर्योधन ने पूछा। मैं सौदा लेने को आया था जी, मैंने कहा। राधा देवी से मुलाकात हो गई? ये तो वाकई देवी समान है जी। मेरी समस्या सुनकर बोली कि हिम्मत कर लो दुर्योधन महाराज, मेरी लुगाई को कुछ नहीं होवन देवेंगे और इस राक्षस को भी पकड़ लेंगे। इसे बहुत मार लगाए हो साहब जी। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे ऐसी मार लगाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद करेगा। दुर्योधन ने कहा, मगर तुमने शहर से इतनी दूर कॉटेज क्यों लिया, ना कि झील के परे? हमारा नया नया ब्याह हुआ है जी। मैंने शर्माने की अदाकारी करते हुए जवाब दिया। हम सोचा चंद रोज आराम से रहेंगे, कोई सताएगा नहीं, मगर वो राक्षस बीच में कूद पड़ा। दुर्योधन ने मेरी बात पूरी कर दी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। ये मंसूबा राधा ही ने बनाया था और अब तक बड़ा कामयाब जा रहा था। इस मंसूबे के मुताबिक राधा ने दुर्योधन से ये कहा होगा कि अलका के कत्ल से इसका कोई ताल्लुक नहीं। वो खौफ की वजह से रोपोश हो गई थी और इस दौरान वो मुझे भी तलाश करती रही। आज मेरा सुराग मिला तो सीधी इसके पास पहुंच गई। इसने दुर्योधन को पहले से तयशुदा ये कहानी सुनाई थी कि मैंने तफरीह के लिए आए हुए एक जोड़े को यरगमाल बना रखा है। दुर्योधन ने राधा की कहानी पर यकीन कर लिया था और फौरन ही इसके साथ चल पड़ा था। इसने सिर्फ एक आदमी साथ लिया था और ये इसकी एक और हमाकत थी। कार तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी, मगर दुर्योधन की शक्ल देखते ही रास्ता छोड़ दिया गया। अब गाड़ी शहर की हदूद से निकलकर झील की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। राधा, दुर्योधन, कैंप की तबाही, अलका के कत्ल और मंदिर की आतिशजिदगी के बारे में बातें कर रहे थे। उस रोज़ वो हरामी एक साधु के भेष में मेरे पास आया था। दुर्योधन कह रहा था इसने मेरे सामने गोरख सिंह के कत्ल का मंसूबा बना रखा था और मैंने इसे तावन का वादा कर लिया था। अगर मुझे मालूम होता कि वो कैंप को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मैं इसे वहीं पर शूट कर देता। एक बात समझ में नहीं आई कि इसने यहाँ अपनी इतनी सारी हिमायती कैसे पैदा कर ली है। राधा ने कहा। वो तकरीबन 2 महीनों तक पंडित भैरू के पास रहा और किसी को शुबा तक नहीं हुआ। ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं और ये बहुत ज़्यादा चालाक और होशियार है। दुर्योधन ने जवाब दिया। तबाही फैलाता चला जा रहा है और कोई अब तक इसका बाल भी भीका नहीं कर सका। लगता है नागराज के आदमी इस मरतबा पाकिस्तान से किसी राक्षस ही को उठा लाए थे। वो वाकई राक्षस है, राधा ने कहा। फिर बात बदलते हुए बोली, आज मुझे क्लब में सुमपुत नजर नहीं आया, वो कल रात से गायब है। दुर्योधन ने जवाब दिया। पहले मुझे शुबा था कि कहीं वो भी इसके हत्थे न चढ़ गया हो, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो कहाँ गायब हो गया। हो सकता है नागराज के आदमियों ने इसे ख़त्म कर दिया हो। राधा बोली। नागराज? दुर्योधन दांत कुचकुचा कर रह गया। इसकी जड़ें तो कुछ और मजबूत हो गई हैं। कार अब ना की झील के करीब पहुंच रही थी। झील के करीब वाकई रेस्टोरेंट और होटलों की बत्तियां जगमगा रही थीं। यहाँ से किस तरफ जाना है? दुर्योधन ने पूछा। इन बत्तियों से आगे राम मंदिर की तरफ एक रास्ता जात रहा है। इधर ही एक मकान है झील किनारे, बस वही है। मैंने कहा, जरा होशियार हो साहब जी, और राक्षस बहुत चालाक हुए है। दुर्योधन ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। कार झील किनारे इन रोशनियों से पहले कुतराते हुए गुजर गई। जरा ही आगे जाकर मैंने सीट पर पहलू बदलते हुए जेब से पिस्तौल निकाल लिया और सीट की पुश्ती से टेक लगाकर कदरे ऊंची आवाज में बिड़बिड़ाने लगा, ओम नमः श्राम, हरिओम हरिओम। दुर्योधन अपनी सीट पर उछल पड़ा। स्टीयरिंग इसके हाथ से छूट गया। कार लहराने लगी, लेकिन इसने फौरन ही स्टीयरिंग पर काबू पा लिया। मुड़कर मेरी तरफ देखा और मेरे साथ बैठे हुए गार्ड को मुखातिब करके चीखा, नटोर सिंह, गोली मार दो इसे, ये वही राक्षस है। लेकिन मैंने नटोर सिंह को गोली मारने का तो क्या, संभलने का मौका भी नहीं दिया। वो मेरी दाएं तरफ बैठा हुआ था। मैंने पिस्तौल इसके पहलू पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। बाद की हल्की सी आवाज़ और नटोर सिंह की खौफनाक चीख गूंजी। गोली इसके दिल में उतर गई थी। मैंने बड़ी फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर इसे नीचे धकेल दिया। दुर्योधन ने कार रोक ली और इसने भी दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। राधा भी बड़ी फुर्ती से नीचे उतर आई। मैंने भी नीचे उतरने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। दुर्योधन झील की तरफ दौड़ रहा था। मैंने पिस्तौल वाला हाथ सीधा किया तो राधा चीखी, गोली मत चलाना, इन रोशनियों से हमारा फासला ज़्यादा नहीं है, वहाँ पुलिस वाले भी होंगे, फायर की आवाज़ सुन ली जाएगी। मैंने दुर्योधन के पीछे दौड़ लगा दी। झील वहाँ से तकरीबन 200 गज दूर थी, लेकिन मैं दुर्योधन को 50 गज से आगे नहीं जाने दिया। झाड़ियों से हटे पथरीले रास्ते पर दौड़ना भी मुश्किल हो रहा था। 50 गज आगे जाकर दुर्योधन दाएं तरफ मुड़ गया। इसका रुख रोशनियों की तरफ था। दौड़ने के साथ साथ वो मदद के लिए चीख भी रहा था।
लेकिन फिर मैंने ना तो इसे चीखने का मौका दिया और ना ही भागने का। मैंने दूर ही से इस पर छलांग लगा दी और इसे साथ लेता हुआ झाड़ियों में गिरा। दुर्योधन ने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे दोबारा छाप लिया और इसके सर पर घुन से बरसाने लगा, लेकिन वो एक बार फिर मेरे हाथ से निकल गया। वो मुकाबला करने के बजाय भागने की कोशिश में था। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था। अगर चाहता तो मुझे ज़ेर करने की कोशिश कर सकता था। ये मेरा तजुर्बा था कि दुर्योधन जैसे जालिम और सफाक लोगों की ताकत इनके इन गुर्गों में होती है जो इनके गिर्द हिसार कायम किए रहते हैं। वो अपने आप में कुछ नहीं होते, किसी के काबू में आ जाएं तो या तो भागने की कोशिश करते हैं या इसी तरह बिलबिलाते हैं। राधा भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। वो बुरी तरह हाँप रही थी। इसके हाथ में भी पिस्तौल था। ये वही पिस्तौल था जो गुज़श्ता रात सुमपुत से छीना था। मैंने अपना पिस्तौल जेब में डाल लिया था और दुर्योधन की मुरम्मत खाली हाथों से ही कर रहा था। दुर्योधन एक बार फिर मेरे हाथ से निकल गया। इसने मेरे मुंह पर जोरदार लात भी मारी थी। मैं कराहता हुआ नीचे गिरा, लेकिन दुर्योधन को भी भागने का मौका नहीं मिल सका। राधा ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर इसकी टांग में टांग फंसा दी। वो मुंह के बल गिरा और राधा ने इस पर ठोकरों की बारिश कर दी। इस दौरान मैं उठकर दुर्योधन को छाप लिया। इसे वहां ले चलो राम मंदिर में, राधा ने हाँफते हुए कहा। क्या वाकई यहाँ कोई मंदिर है? मैंने पूछा। हाँ, इधर एक टूटा फूटा सा मंदिर है। ये भी इसके बारे में जानता है, इसलिए तो खामोशी से इस तरफ आ गया था, राधा ने जवाब दिया। और वो कॉटेज जहाँ मेरी लुगाई इस राक्षस के कब्जे में है? मैंने करीब वाक़े कॉटेज की तरफ इशारा करके पूछा। चलो इस कॉटेज ही में ले चलो, वो ज्यादा करीब है, राधा बोली। मैं दुर्योधन को धक्के देने लगा। लड़ाई के दौरान मेरी पगड़ी मेरे गले का हार बन गई थी। मैंने इसे समेट कर मफलर की तरह गले में लटका लिया। वो कॉटेज ज्यादा दूर नहीं था। मेरा ख्याल था कि अगर वहाँ कोई मौजूद हुआ तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन राधा का ख्याल था कि कॉटेज खाली होगा। एक तो सीज़न ख़त्म हो रहा है और दूसरे पिछले रोज़ से यहाँ के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि सैर व तफरीह के लिए दूसरे शहरों से आए हुए लोग भाग रहे थे। राधा का ख्याल दुरुस्त निकला। कॉटेज खाली था और तारीकी में डूबा हुआ। हम दुर्योधन को एक ऐसे कमरे में ले आए जिसकी रोशनी झील की तफरीगाह से नहीं देखी जा सकती थी। रोशनी में दुर्योधन का जायजा लेते हुए मैं मुस्कुरा दिया। इसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, नाक से खून बह रहा था। वो खून नज़रों से बारी बारी हम दोनों की तरफ देख रहा था। इसमें शुबा नहीं कि तुम बहुत बहादुर और चालाक हो, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन अब तुम बच नहीं सकोगे। मेरे आदमी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। तुम्हारे आदमी? मैं चौंक गया। क्या इन्हें सपना आएगा कि तुम यहाँ हो? मुझसे यह हमाकत ज़रूर हुई कि तुम्हें पहचान नहीं सका, लेकिन इतना बेवकूफ़ भी नहीं जितना तुम समझते हो, दुर्योधन ने जवाब दिया। राधा के साथ क्लब से निकलने से पहले मैंने अपने आदमियों को हिदायत कर दी थी कि वो अपनी गाड़ी की बत्तियां जलाए बगैर फासला देकर हमारा ताक़ुब जारी रखें। अपने साथ सिर्फ एक आदमी इसलिए लिया था कि कहीं राधा या वो आदमी रुक न जाए जिसे वो साल ले जाना चाहती थी। काश मैं तुम्हें रास्ते में ही पहचान लेता तो तुम अब तक नरिक में पहुंच चुके होते। वैसे मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। मेरी हिम्मत की दाद नहीं दोगे कि किस खूबसूरती से तुम्हें क्लब से निकाल लाई हूँ? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत की दाद तो मेरे आदमी देंगे जो यहाँ पहुँचने वाले हैं, और वो दाद ऐसी होगी कि आइंदा तुम ख्वाहिश नहीं करोगी, दुर्योधन ने कहा। राधा ने इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दुर्योधन के मुंह से कराह से खारिज हो गई। अच्छा हुआ तुमने अपने आदमियों के बारे में बता दिया दुर्योधन, मैंने इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इतना वक्त मिल जाएगा कि तुमसे अपनी बात मनवा सकें। अगर तुम शराफत से मेरी बातों का जवाब दो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी मौत आसान बना दूंगा। बसूरत दीगर तुम इस मौत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखी है। वो खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा। नागराज कहाँ है? मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। नागराज? दुर्योधन के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। हमारा बदतरीन दुश्मन होने के बावजूद अब वो हमारा हीरो है। इसमें शुबा नहीं कि हम इसे तुम्हारे हाथों कत्ल करवाना चाहते थे, लेकिन तुमने कैंप को तबाह करके हमारी आपस की दुश्मनी मिटा दी। वो कैंप तुम्हारे देश में तबाही फैलाने के लिए इंसानी बम तैयार कर रहा था जो तुमने तबाह कर दिया। इससे हमारा ज़ाती नहीं हमारे देश का नुकसान हुआ है और हम अपने देश का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हमने फैसला किया है कि अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ ख़त्म करके नागराज का साथ दिया जाए। और नागराज शायद किसी और मंसूबे पर काम कर रहा है, मैंने कहा। हाँ, और वो मंसूबा इस कैंप से भी ज़्यादा खौफनाक है, दुर्योधन ने कहा। कैंप की सरगर्मियां बहाल करने में शायद कई महीने लग जाएं, मगर नागराज के नए मंसूबे पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगेंगे, लेकिन शायद तुम लोगों की हसरत पूरी ना हो सके। मैंने कहा, तुम देख चुके हो कि मैंने किस तरह तुम लोगों की जड़ें खोखली कर दी हैं। मैंने फैसला किया है कि इस वक्त तक माउंट अबू से नहीं जाऊँगा जब तक यहाँ अपने देश के खिलाफ होने वाली साजिशों को कुचल न दूँ। तुम देखोगे कि जिस तरह मैंने दहशत गर्दी का कैंप तबाह किया है, इसी तरह नागराज का दूसरा मंसूबा भी नाकाम बना दूंगा। इसके तैयार किए हुए जहर से इसको ऐसे झटके दूंगा
कि कोई दूसरा ऐसी कोई चीज़ तैयार करने की हमाकत नहीं करेगा। तुम जानते हो, दुर्योधन हकला गया। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नागराज के इस जहर का तजुर्बा इसकी मौजूदगी में रवि पंडित पर कर चुका हूँ। नागराज की किस्मत अच्छी थी जो इस वक्त मेरे हाथ से बच गया, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसका तैयार किया हुआ जहर इस पर इस्तेमाल करूंगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो कहाँ छुपा बैठा है। नहीं, दुर्योधन ने कहा, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगा। दुश्मनी और तमाम तल नफरत के बावजूद हम इसकी रक्षा करेंगे। अपनी सुरक्षा तो तुम कर नहीं सके, इसे क्या बचाओगे? मैंने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड की मोहलत दे रहा हूँ। इस दौरान अगर तुमने जुबान न खोली तो मेरे हाथ हरकत में आ जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, दुर्योधन ने कहा। मैं चलने में इसकी तरफ देखता रहा और फिर अचानक ही मेरा हाथ हरकत में आ गया। दुर्योधन के मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ इस कदर भरपूर था कि वो चकरा कर रह गया। इसके होंठों से खून की हल्की सी धार बह निकली थी और फिर मैंने इसे संभलने का मौका नहीं दिया। मैं फुटबॉल की तरह इस पर ठोकरें बरसाता रहा। वो बिलबिलाता हुआ फर्श पर इधर उधर लुढ़कता रहा। दुर्योधन वाकई बहुत ढीठ और सख्त जान साबित हुआ था। इतनी मार किसी जानवर पर पड़ती तो वो भी इंसानों की तरह बोलने लगता। मैं इसे छोड़कर एक तरफ खड़ा हो गया। मेरा सांस फूल गया था। मैंने राधा को इशारा किया और इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। कॉटेज आरास्ता था। मैं दूसरे कमरे की बत्ती जलाए बगैर टटोलता हुआ किचन की तरफ आ गया और बत्ती जलाकर पुरतजस्सुस नजरों से इधर उधर देखने लगा। मुझे जिस चीज की तलाश थी वो मिल गई थी। मैंने वो छुरी उठाई, अंगूठे से इसकी धार को आजमा कर देखा और वापिस इसी कमरे में आ गया। दुर्योधन अब भी फर्श पर पड़ा था और राधा इस पर पिस्तौल तानी खड़ी थी। दुर्योधन इससे कुछ कह रहा था। मुझे देखकर खामोश हो गया। क्या कह रहा था ये? मैंने सवालिया निगाहों से राधा की तरफ देखा। मुझे हिंदुस्तान की मलका बनाने की बात कर रहा था, बशर्ते ये कि मैं तुम्हारी बजाय इसका साथ दूं। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हूँ। मैं छुरी की धार पर उंगली फेरते हुए दुर्योधन के करीब आ गया। मेरे हाथ में छुरी देखकर इसकी आंखों में खौफ उभर आया। बात यह है, दुर्योधन के हरीफ मुकाबला न करे तो मुझे लड़ाई में मजा नहीं आता। मुझे तुमसे जोरदार मुकाबले की तवक्को थी, मगर तुम बिल्कुल फुसफुसे निकले। अब मैंने एक और फैसला किया है। मैं इसके करीब बैठ गया। मामला एक तरफा हो तो क्यों ना इससे भरपूर फायदा उठाया जाए। अब मैं इस छुरी से तुम्हारी बोटियां काटूंगा और इस वक्त तक तुम्हारे शरीर को काटता रहूंगा जब तक तुम जुबान नहीं खोलते। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसकी आंखों में खौफ कुछ और गहरा होगा। मुझे कौन रोक सकता है, मैंने कहा और इसकी टांग पर वार कर दिया। दुर्योधन चीख उठा। छुरी तकरीबन 2 इंच के करीब इसकी रान में पेवस्त हो गई। मैंने 1-2 हल्के हल्के झटके दिए और फिर एक जोरदार झटके से छुरी बाहर को निकाल ली। खून की धार बह निकली। दुर्योधन दोनों हाथों से टांग पकड़े फर्श पर लौटने लगा। मैं जो कहता हूँ इस पर अमल भी करता हूँ। मेरे हलक से गुर्राहट निकली। मैं तुम्हें इस तरह तड़पा तड़पा कर ख़त्म करूँगा कि तुम्हारी आत्मा आइंदा 7 जन्म तक भी मेरे नाम से कामती रहेगी। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊँगा, दुर्योधन चीखा। मैंने इसकी दूसरी टांग पर वार किया और फिर तो मुझ पर दीवानगी सी तारी हो गई। मैं इसकी टांगों बाजुओं पर छुरी से वार करता रहा और वो चीखता रहा। इसकी टांगों से बहने वाला खून फर्श को दागदार करता रहा। आखिरकार मैंने हाथ रोक लिया और इसकी एक टांग पर टांग रखकर खड़ा हो गया। अब मैं तुम्हारे सीने की खाल उधेड़ दूंगा, मैंने इस पर झुकते हुए कहा। ठहरो, दुर्योधन के मुंह से मुर्दा सी आवाज़ निकली। बताता हूँ। गुड, मैं एक कदम पीछे हट गया। अगर पहले ही फैसला कर लेते तो तुम्हें इतनी तकलीफ न उठानी पड़ती। अब जल्दी से बताओ, नागराज कहाँ है और इसके साथ कौन कौन है? वो गोपाल के बंगले पर है, दुर्योधन ने रुक रुक कर कहा। इसके साथ गोपाल, वेला और शंकर थी, मगर तुम आसानी से इन तक नहीं पहुंच सकोगे। ये मेरा दर्द सर है, मैंने कहा। गोपाल का बंगला कहाँ है? ना जी, जल्दी करो, किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है। राधा की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। गाड़ी के इंजन की गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दे रही थी। दुर्योधन ने जब ये कहा था कि इसके आदमी यहाँ पहुँचने वाले हैं तो मैं इसे गलत समझा था, लेकिन अब यकीन कर लेना पड़ा कि इसने गलत नहीं कहा था। इसके आदमी शायद किसी वजह से पीछे रह गए थे और अब इस तरफ आ रहे थे। उन्होंने रास्ते में नटौर सिंह की लाश और दुर्योधन की कार भी देख ली होगी। अब तुम लोग नहीं बच सकोगे, दुर्योधन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से इसकी आवाज़ खासी कमज़ोर हो गई थी और तुम्हारा जो हशर होगा तुम इसका तस्वर भी नहीं कर सकते। मेरा हशर देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे, मैंने कहते हुए जेब से पिस्तौल निकाल लिया और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इसकी खोपड़ी पर गोली चला दी। दुर्योधन इस मरतबा मुंह से आवाज़ निकाले बगैर ढेर हो गया। इसकी खोपड़ी पाश पाश हो गई। मैंने राधा का हाथ पकड़ा और दौड़कर कमरे से बाहर आ गया। गाड़ी के इंजन की आवाज़ कुछ वाज़े हो गई थी। हम कॉटेज के ऊपर से घूमकर दाएं तरफ आ गए
मैंने राधा को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद आगे बढ़कर दूसरी तरफ झांकने लगा। वो गाड़ी तकरीबन 200 गज दूर थी, इसके हेडलैम्प्स बुझे हुए थे और वो तेजी से इस तरफ आ रही थी। मैं एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। झील का किनारा भी वहाँ से तकरीबन 200 गज दूर था। इस तरफ जाना मुनासिब नहीं था। मैंने राधा का हाथ पकड़ा और दौड़ता हुआ कॉटेज के दूसरी तरफ आ गया। इस तरफ झाड़ियाँ थी और कुछ आगे टीला नुमा छोटी छोटी पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाना था। यहाँ से हमें किसी तरफ निकलने का मौका मिल सकता था। हम दौड़ते हुए ऊंची झाड़ियों में एक पत्थर के पीछे रुक गए। वो गाड़ी कॉटेज से तकरीबन 10 गज के फासले पर रुक गई थी। 3 आदमी कार से उतरकर कॉटेज की तरफ दौड़े। इस तरफ आते हुए उन्होंने शायद फायर की आवाज़ सुन ली थी। कॉटेज के करीब पहुंचकर एक तो सामने के रुख से आगे बढ़ने लगा, एक दाएं तरफ चला गया और दूसरा बाएं तरफ। इस तरह वो कॉटेज को घेरे में लेकर आगे बढ़ रहे थे। मेरे जहन में अचानक एक और ख्याल उभरा। मैंने गौर से कार की तरफ देखा। इसमें कोई और नज़र नहीं आ रहा था, जिसका मतलब था कि वो सिर्फ 3 ही आदमी हैं। राधा, मैंने इसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी की। अगर हम इस कार तक पहुंच जाएं तो आसानी से यहाँ से फरार हो सकते हैं। चांस तो है, राधा ने जवाब दिया और हम फिर बड़ी एहतियात से झाड़ियों में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। अंदेशा इस बात का था कि अगर हमारे कार तक पहुंचने से पहले उन्होंने दुर्योधन की लाश दरियाफ्त कर ली तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। वो कार हमसे सिर्फ 10 गज के फासले पर रह गई थी, आगे झाड़ियाँ नहीं थी। मैंने राधा को वहीं रुकने का इशारा किया और उठकर तेजी से दौड़ता हुआ कार तक पहुंच गया। वो 3 आदमी कॉटेज में दाखिल हो चुके थे, इसलिए मैं किसी को नजर नहीं आया था। 1 मिनट बाद राधा भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई। कार के आगे वाले दोनों दरवाजे खुले हुए थे। मैं स्टीयरिंग के सामने बैठ गया और राधा दूसरी सीट पर बैठ गई। पहली मरतबा चाबी घुमाते इंजन स्टार्ट हो गया और फिर इसी लम्हे कॉटेज के अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने दुर्योधन की लाश दरियाफ्त कर ली थी और गालबन कार के इंजन की आवाज़ भी सुन ली थी। इसके साथ ही दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इंजन को गियर में डालकर एक झटके से क्लच छोड़ दिया और इसके साथ ही स्टीयरिंग घुमा दिया। कार एक जोरदार झटके से उछली और फिर इसी लम्हे फिजा फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी। हम दोनों नीचे झुक गए। कई गोलियां कार की डिग्गी में लगी थी। एक गोली पिछली विंडो स्क्रीन को चीर कर अगली विंडो स्क्रीन में सुराख करती हुई आगे निकल गई। काफ़ी आगे निकल आने के बाद मैं सीधा होकर बैठ गया। हम फायरिंग की रेंज से निकल आए थे। मैं कार को तेज़ी से दौड़ाता ले गया। दुर्योधन की कार अब भी वीराने में इस जगह खड़ी थी और इससे कुछ फासले पर नटौर सिंह की लाश भी पड़ी हुई थी। अगर हमने कार पर ही शहर की तरफ जाने की कोशिश की तो हो सकता है हमें घेरने की कोशिश की जाए, राधा ने कहा। फायरिंग की आवाज़ इस तफरीगाह में किसी होटल या रेस्टोरेंट में सुन ली गई होगी। वो लोग भी पीछे भागे चले आ रहे हैं। यहाँ से आगे किसी जगह फ़ोन कर दिया जाएगा और हमें रास्ते में रोकने की कोशिश की जाएगी। तो फिर क्या किया जाए, मैंने कहा। ये कार छोड़कर पैदल दौड़ लगा दी जाए। मेरा ये मतलब नहीं है, राधा ने कहा। हम इस कार को इन इमारतों के हक़ में कहीं दूर छोड़ दें और किसी तरह झील पर कश्तियों के घाट पर पहुंच जाएं। वहां से हमें कोई ना कोई कश्ती मिल जाएगी। हम झील के दूसरे किनारे पर पहुंच जाएं तो वहां हमें कोई परेशान नहीं करेगा। तजवीज़ माकूल थी। ये रास्ता तफरीगाह की इमारत के हक़ में 200-300 गज दूर था। मैं कार को मज़ीद आगे निकाल कर ले गया और फिर इसे रास्ते से हटा कर रोक लिया और इंजन बंद कर दिया। हम दोनों कार से उतर कर तफरीगाह की तरफ दौड़ने लगे। इस वक्त रात के 12 बज रहे होंगे, लेकिन इस तफरीगाह में वाक़ई होटलों और रेस्टोरेंटों में रौनक रूज पर थी। लोग यहाँ याशी के लिए आए थे और जाहिर है रात भर हंगामे रहते थे। हम इन इमारतों से तकरीबन 100 गज की तरफ झील के किनारे की तरफ निकले थे। इस तरफ खुश्की की एक कुशादा पट्टी झील के कुछ अंदर तक चली गई थी, जिस पर बड़ा खूबसूरत लॉन बना हुआ था। इस पट्टी के तकरीबन आखिर में खजूर के 5 दरख्त इस तरह लगे हुए थे जैसे चाको चुबंद पहरेदारों ने आगे जाने का रास्ता रोक रखा हो। अंदर को निकली हुई इस खुश्क पट्टी के किनारे के साथ साथ कश्तियाँ भी रोकी जाती थीं। झील के अंदर कुछ रोशनियाँ मुतहरक नज़र आ रही थीं, जिसका मतलब था कि कुछ लोग अब भी कश्तियों पर झील की सैर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। हम जिस तरफ आए थे वहाँ किनारे के साथ 2-3 कश्तियाँ मौजूद थीं। राधा आगे बढ़ना चाहती थी मगर मैंने इसका हाथ पकड़कर रोक लिया। एक कश्ती इसी किनारे की तरफ आ रही थी। इस पर किसी रॉड पर लटका हुआ एक बल्ब रोशन था और इंजन की फटफट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कश्ती किनारे के साथ लगकर रुक गई। हम दोनों पौधों की आड़ में दबक गए थे। एक औरत और एक मर्द इस कश्ती से उतरे और कहके लगाते हुए होटल की इमारत की तरफ चलने लगे। कश्ती में एक आदमी रह गया था और शायद वो मल्लाह था। मैंने राधा को इशारा किया और हम दोनों पौधों की आड़ से निकलकर कश्ती के करीब पहुंच गए। वो मल्लाह कश्ती की हुक की जंजीर जेटी की हुक में फंसाकर ताला लगा रहा था। इसने सर उठाकर हमारी तरफ देखा और हमारे कुछ कहने से पहले ही बोल उठा, अब मैंने नैया बंद कर दिया है भैया, शहर को जावत हो तो कोई और नया देख लो, हम तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे। मैंने कहते हुए पिस्तौल निकाल लिया। मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर वो शख्स खौफजदा हो गया। अक्लमंद आदमी था। इसने जंजीर का ताला खोल दिया और कश्ती पर सवार होते हुए बोला, बैठो भैया,
इसका लहजा बड़ा मुर्दा सा था। हमारे कपड़ों की वजह से वो हमें भी अपने जैसा ही समझा था, इसलिए मुझे बेतकल्फ़ी से भाया कहकर मुखातिब किया था। मैंने पहले राधा को कश्ती पर सवार होने में मदद दी और जब वो खुद सवार हो गई तो ठीक इस वक्त होटल की इमारत की दूसरी तरफ ब्रेकों की तेज़ चिरचिराहट की आवाज़ के साथ किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही शोर गूंजने लगा। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो तीनों आदमी रास्ते में खड़ी हुई दुर्योधन की कार पर यहाँ पहुँच गए थे। वो तीनों दौड़ते हुए होटल के सामने के रुख पर आ गए और फिर मैंने इन तीनों को होटल में दाखिल होते हुए देखा। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम यहाँ कश्ती पर बैठे हैं। मल्लाह ने कश्ती का इंजन स्टार्ट कर दिया। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता किनारे से पीछे हटने लगी और इसके साथ ही इसकी रफ्तार भी बढ़ती चली गई। मल्लाह बेहद खौफज़दा था। मैं पिस्तौल लिए इसके सामने बैठा था। इसके मुंह से अब तक एक लफ्ज़ भी नहीं निकला था। कश्ती गहरे पानी की तरफ दौड़ती रही। बहुत वसी और इस झील थी। करीब तरीन दूसरा किनारा था। तफरीगा के ऐन सामने था। इसका फासला भी 1500 गज से कम नहीं था। इस तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं, वहीं कॉटेज बने हुए थे और इस वक्त हम इसी तरफ जाना चाहते थे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।